जय हिंद। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका जो एनसीईआरटी साइंस के सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत आज हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 होगा। इससे पहले आपका क्लास 6 और 7 पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। क्लास 8 का साइंस भी शुरू कर दिया गया है, जिसके 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अब जो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आज का क्लास छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको सवाल ऐसे हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन और डायरेक्टली वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वह है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना पेन कॉपी नोट्स लेके बैठना है और सेल्फ नोट्स बनाते चलना है। बाकी जिनका सवाल था कि सर ये वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया जाए, तो प्लेलिस्ट हमारा बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तब आप मार्केट जाते होंगे, मार्केट से बहुत सारे सामान लाते होंगे, जैसे दूध घी मक्खन नमक ये सभी। उसके पैकेट पे लिखा रहता है शुद्ध नमक शुद्ध घी शुद्ध दूध। ये सब भी आखिर क्या शुद्ध होते हैं? तो हमारा जो शुद्ध का परिभाषा है, जो आम नागरिक होता है उसके लिए शुद्ध का परिभाषा ये होता है कि जो पदार्थ है उसमें किसी तरह का कोई मिलावट ना हो, वही शुद्ध कहलाता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो मानते हैं कि सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि दूध जो है जल वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। यानी कि दूध किसका किसका मिश्रण है? तो जल वसा और प्रोटीन होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्या याद रखना है कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ये याद रखना है। उदाहरण के लिए आपका समुद्र का जल है, खनिज है, मिट्टी है, ये सभी के सभी क्या है? मिश्रण है। तो ये सब का नाम आप याद रखोगे। ठीक है, मिश्रण के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो समुद्र का जल खनिज मिट्टी ये सभी मिश्रण के उदाहरण। आखिर ये मिश्रण क्या है? तो मिश्रण कहता है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। मिश्रण क्या है? तो शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, जो जल है हमारा, जो हम पानी पीते हैं या जो हमारा पृथ्वी पे जल है, उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड घुला होता है। सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको याद रखना है कि जल में सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम बाष्पीकरण और आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है जो कि भौतिक विधि के द्वारा उसको रासायनिक अवयव में दूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार की शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी क्या है? तो चीनी एक तरह का पदार्थ है और ये शुद्ध पदार्थ के रूप में जाना जाता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। शुद्ध पदार्थ का क्या परिभाषा कहता है कि वो कहीं भी किसी भी तरह से प्राप्त हो, लेकिन उसके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं यानी कि उसके जो मुख्य गुण हैं वो एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में कितने शुद्ध पदार्थ होते हैं? तो एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार को हम जानें उससे पहले कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर आपके नाम जो मिश्रण के रूप में प्रयोग हो रहा है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। वास्तविकता में मैं कभी क्रियाकलाप को नहीं पढ़ाता हूँ। आपने अगर अब तक की पूरी क्लास को देखा होगा तो मैं क्रियाकलाप को नहीं पढ़ाता, क्योंकि क्रियाकलाप आपके लिए नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर में कुछ क्रियाकलाप में मैं पढ़ाऊँगा जहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत होगी, वहीं से आगे कुछ रिजल्ट निकलता है, इसलिए आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या याद रखेंगे क्रियाकलाप से? कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। इन सभी को जब आप अलग अलग करोगे तो इसमें समांगी मिश्रण मिल रहा है। क्या है? कॉपर सल्फेट जो है ये समांगी मिश्रण है, यानी कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विसमांगी मिश्रण। तो जो कॉपर सल्फेट यहाँ पर उदाहरण दिया गया था, तो कॉपर सल्फेट और एक नाम था कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये सभी जो है ये समांगी मिश्रण के रूप में जाने जाते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट समांगी मिश्रण है। ठीक है। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल ये विसमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो ये याद रखना है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, लोहे का छीलन, नमक और सल्फर। नमक और सल्फर एक साथ रखना है, ठीक है। नमक और सल्फर, जल और तेल, इसको एक साथ रखना है। ये सभी के सभी विसमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो सवाल आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है, और ऑप्शन दे देगा सोडियम क्लोराइड, नमक और जल, नमक और सल्फर, जल और तेल, और दे देगा एक कॉपर सल्फेट। तब आप कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट समांगी मिश्रण है, अन्य सभी विसमांगी मिश्रण है। फिर आता है क्रियाकलाप 2.2। क्रियाकलाप 2.2 से भी हम कुछ चीज़ आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे। जैसे देखो क्या, समूह आ में है कॉपर सल्फेट, समूह ब में है एक चम्मच कॉपर सल्फेट, स में है चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, और द में है दूध या स्याही। अब कहोगे सर यही क्रियाकलाप में या ब स क्या है, तो आ ब स से आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ देखो, कहता है समूह अ और ब एक बिलियन है। कौन? अ और ब जो है एक बिलियन का उदाहरण है। स सो है एक निलंबन है, और द जो है एक कोलाइड है। अब ये बिलियन, निलंबन और कोलाइड का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। उसके लिए आप इसको पढ़े, किसको? कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट, यानी कि अ और ब जो है एक तरह का बिलियन है। यानी कि कॉपर सल्फेट किसका उदाहरण है, तो बिलियन का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट क्या है, तो बिलियन है। दूसरा हमने पढ़ा स जो है इसके अंतर्गत दो एग्जाम्पल है, चौक का चूर्ण और गेहूं के आटे। चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा जो है यह एक तरह का क्या है, निलंबन है। क्या है? निलंबन है। चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा निलंबन है। और द में दिया है दूध और स्याही। यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल है। दूध और स्याही जो है ये क्या है, कोलाइड है। दूध वाला सवाल तो अक्सर पूछा जाता है कि दूध क्या है, तो एक प्रकार का कोलाइड है, कोलाइडी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? कॉपर सल्फेट जो है ये आपका बिलियन है। चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा निलंबन है। चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा निलंबन है। दूध और स्याही कोलाइड है। दूध और स्याही क्या है, कोलाइड है। इसलिए मैंने बोला कि आज क्रियाकलाप भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जब मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, तो मैं क्रियाकलाप का भी एक एक लाइन पढ़ता हूँ, और उसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि मैं भी आपको बता सकूँ। अब यहाँ देख लो, ये निस्यंदन विधि द्वारा जो है हम छानने का काम करते हैं, यानी कि पदार्थों को शुद्ध और अशुद्ध, समांगी और विसमांगी में अलग करने का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में निलंबन, बिलियन और कोलाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिलियन क्या है। बिलियन क्या है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ध्यान देंगे। कहता है कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ध्यान रखना है, बिलियन हमेशा समांगी मिश्रण का होता है, ये याद रखेंगे। बिलियन हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के बिलियन को देखेंगे, लेकिन आप कितने देखते हैं वो मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपके बुक यानी कि एनसीईआरटी में वनडे एग्जाम के लिए कौन कौन सी एग्जाम्पल दी गई है, आपसे यही पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या क्या दिन भर में देखते हो। तो जो एनसीईआरटी यानी कि आपके बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं उसको एकदम पूरी तरह से याद रखना है। पहला है नींबू जल, दूसरा है सोडा जल। ये सभी किसके उदाहरण हैं, बिलियन के उदाहरण हैं। नींबू जल, सोडा जल, फिर नमक और जल, फिर आपने पढ़ा था नमक, सल्फर और नाइट्रेट, ये सभी क्या है, बिलियन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक बिलियन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं। यानी कि बिलियन जो है वो ठोस, द्रव और गैस से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन हमारे प्रकृति में मिश्र धातु और वायु भी पाए जाते हैं। मिश्र धातु को हम ठोस बिलियन कहते हैं, जबकि वायु को हम गैसीय बिलियन भी कहते हैं। क्लियर है? तो जो वायु और मिश्र धातु है ये प्रकृति का ठोस बिलियन और गैसीय बिलियन के रूप में जाना जाता है। वायु गैसीय बिलियन के रूप में और मिश्र धातु ठोस बिलियन के रूप में। लेकिन मुख्य रूप से बिलियन जो होता है ठोस, द्रव और गैस का मिश्रण हो सकता है। ठीक है? और बिलियन जो है दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है।
विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान होते हैं। नींबू जल में क्या है कि चीनी और नमक जो होता है समान रूप से वितरित होता है, यानी कि वो समांगी मिश्रण कहलाता है। फिर है इन्हें भी जाने। इन्हें जानने से पहले हम थोड़ा ये विलयन पहले क्लियर कर लें, उसके बाद वो हम जानेंगे। ठीक है, कहता है कि किसी विलयन को दो भाग विलायक और विलेय में बांटा जाता है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। कौन? विलेय। विलायक और विलेय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कहता है विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, यानी कि वैसा घटक जिसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा हो वो विलायक कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो मात्रा में कम हो वह विलेय कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल देंगे। पहले आप ओवरऑल इतना याद रखो कि विलायक वो होगा जो सबसे अधिक होगा। विलायक कौन होगा? जो सबसे अधिक होगा। और विलेय वह होगा जो कम होगा। क्या याद रखना है? विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और विलयन का वह मात्रक जो कम होता है वह विलेय कहलाता है। उदाहरण जो है, इस उदाहरण को आपको पूरी तरह से लाइफ टाइम याद रखना है, यहीं से आपके सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनाएंगे? ये देखो, देगा आपसे कि चीनी और जल एक विलयन है, तो पूछता है कि चीनी और जल में चीनी क्या है। तो चीनी एक प्रकार का विलेय है, जबकि जल विलायक है। और यह भी याद रखना है कि जल हमेशा विलायक के रूप में ही होता है। जल हमेशा विलायक के रूप में होता है। तो चीनी और जल में चीनी विलेय है, जल विलायक है। दूसरा है आयोडीन और एल्कोहल। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो टिंचर आयोडीन का नाम याद रखेंगे कि टिंचर आयोडीन जो है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। विलयन याद रखेंगे, और जिसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। यानी कि टिंचर आयोडीन में एल्कोहल सर्वाधिक मात्रा में है और आयोडीन कम मात्रा में है। अगला पॉइंट कहता है कि बात युक्त पेय, जैसे आप जो सोडा जल पीते हैं, सोडा पीते हैं ना, कोका कोला, पेप्सी, ये सभी तरल रूप से गैसीय रूप में विलयन है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि सोडा जल, पेप्सी, कोका कोला में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो सोडा, कोक, पेप्सी, ये सभी में कार्बन डाइऑक्साइड विलेय के रूप में होता है, जबकि जल विलायक के रूप में होता है। फिर पॉइंट है कि वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु क्या है? गैसों में गैस का विलयन। ये भी सवाल पूछा जाता है कि वायु किसका मिश्रण है? तो गैस में गैस का विलयन है। वायु किसका है? तो गैस में गैस का विलयन है। ये मुख्यतः दो घटक का बना होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो कि हमारे वायु में 21% और नाइट्रोजन 78% है। तो वायु किसका मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। और कहता है कि नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रक में है। हम उसी को विलायक कहते हैं जो अधिक होता है। हम उसी को विलायक कहते हैं जो अधिक होता है। और वायु में जो दूसरी गैस यानी कि ऑक्सीजन वगैरह है वो कम मात्रा में होता है, यानी कि वो विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता। अब विलयन के गुण पढ़ने से पहले हम मिश्र धातु को देख लेते, नहीं तो कहीं आगे बढ़ गए रहेंगे तो ये छूट जाएगा, है ना। तो हम इन्हें भी जाने में मिश्र धातु को जानते हैं। तो कहता है ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ध्यान रखना है, मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातु को भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग अवयव में नहीं बांटा जाता है, लेकिन हमारा साइंस और हमारे वैज्ञानिक मिश्र धातु को मिश्रण मानते हैं। और कैसा मिश्रण मानते हैं? समांगी मिश्रण मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए आपका पीतल। पीतल वाला सवाल हमेशा पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा को हम कॉपर भी कहते हैं। तो जिंक और कॉपर का मिश्रण पीतल होता है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक लगभग 30% होता है। तो ये होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु बोले, विलयन बोले, ये दोनों समांगी मिश्रण है। क्या याद रखेंगे? मिश्र धातु और विलयन दोनों समांगी मिश्रण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे। पहला है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, हम मान गए।
दूसरा कहता है कि बिलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर, 1 नैनोमीटर में बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो बिलियन के जो गुण है उसका बिलियन का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि बिलियन को हम आँखों से नहीं देख सकते। बिलियन को हम आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि इसका जो कण होता है उसकी रेडियस जो होता है, व्यास जो होता है, डायमीटर बोलते हैं, जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर होता है। अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, यानी कि बिलियन में प्रकाश के रास्ते नहीं बनते। यानी कि आप कह सकते हो कि बिलियन में प्रकाश तो जाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि बिलियन का व्यास होता है 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर होता है। अगला पॉइंट है कि छानने की विधि द्वारा बिलेई के कणों को छानने की विधि द्वारा बिलेई के कणों को बिलियन से पृथक किया नहीं जा सकता है, यानी कि निस्यंदन विधि द्वारा, कौन सी विधि? निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि द्वारा बिलियन से बिलेई को अलग नहीं किया जा सकता। बिलेई वो है जो विलायक में घुलता है, बिलेई वो है जो कम मात्रा में होता है। तो हमने कहा कि बिलियन, जब विलायक और बिलेई के मिलने के बाद जब बिलियन बनता है तो बिलियन से हम कभी भी बिलेई को अलग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप सोच लो, मतलब नमक और जल, नमक और जल का आपने बिलियन बनाया तो जल यहाँ पर विलायक है, नमक यहाँ पर बिलेई है, तो क्या जल में नमक घुल जाने के बाद आप उसको अलग कर सकते हो? तो छानने के बाद भी वो अलग नहीं होता है, तो जिसे हम निस्यंदन विधि कहते हैं। तो छानने या निस्यंदन विधि के द्वारा बिलियन से बिलेई को अलग नहीं किया जा सकता। बिलियन को शांत छोड़ देने पर भी बिलेई के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात बिलियन अस्थायी है। बिलियन जो है परमानेंट है, बिलियन जो है परमानेंट है, यानी कि बिलियन से कभी भी बिलेई अलग नहीं हो सकता। कौन सी विधि? छानने की विधि। इसमें बिलियन को हम छानने की विधि या निस्यंदन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा बिलियन की सांद्रता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कहता है क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के बिलियन है। अब हम क्रियाकलाप 2.2 चलेंगे, जरा सा एक बार फिर से हम आपको ले चलेंगे। ये देखो, ये है क्रियाकलाप 2.2, जिसमें किसकी चर्चा करने बोला हमें? अ और ब की, अ और ब की। तो अ में देखो, अ में है कॉपर सल्फेट और ब में भी है कॉपर सल्फेट। क्या है? अ और ब दोनों कॉपर सल्फेट है। तो इस क्रियाकलाप के अंतर्गत आप क्या सीखोगे कि बिलियन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेयी पदार्थ होते हैं। बिलियन में मौजूद विलेयी पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द होते हैं। मतलब अब हमें ये समझ में आया कि बिलियन की जो सांद्रता होती है, बिलियन की सांद्रता के लिए हम क्या करेंगे? जो बिलियन हमने बनाया है इसको अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेयी के पदार्थ होते हैं, यानी कि नमक और जल। नमक और जल जो होता है, तो जल यहाँ पर विलायक है, नमक यहाँ पर जल है, तो यहाँ पर जो ये दोनों की रेशियो रहेगा वो एक निश्चित रेशियो में होगा, तभी तो वो एक दूसरे में घुल जाएगा। तो जल की मात्रा जितनी होगी, नमक की मात्रा उसमें जितना घुल सकता है और वो पूरी तरह से एक समान विलयन का रूप धर ले, तब वह कहलाता है तनु या सांद्रण या संतृप्त घोल। यानी कि तनु या संतृप्त घोल क्या है? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक और विलेय की मात्रा एक समान रूप से घुली होती है। क्लियर? अब है कि नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें, यानी कि अब क्रियाकलाप 2.3 है जिसमें एक नया पदार्थ आपको मिलेगा, बेरियम क्लोराइड। कौन सी? बेरियम क्लोराइड। तो आइए बेरियम क्लोराइड के बारे में हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। कहता है
कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेयी पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेयी पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेयी पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब ये कह रहा है कि आप विलयन में उतना ही विलेय घुला सकते हो जितना कि वो सक्षम होता है। मतलब ये कि आप विलयन में गर्म करने के बाद भी उससे ज़्यादा घुमा नहीं सकते जितना वो क्षमता उसकी होती है। कहने का मतलब ये है कि विलेयी पदार्थ जो है विलयन में उतना ही घूमेगा जितना उसकी तापमान के अनुसार वो अपने आप में घुला सकता है। ओवरऑल आप इतना समझ में रखो कि विलयन में विलेयी पदार्थ जब नहीं घुलेगा तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है। और विलेयी पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि एक विलयन में विलेयी पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है, और उसमें 5 केजी नमक डाल दो, तो क्या ये 1 लीटर पानी 5 केजी नमक को घुला देगा? अगर नहीं घुलाता है तो असंतृप्त विलयन है। और 1 लीटर पानी है और उसमें आधा केजी जो है वो नमक है तो वो पूरा घुला देगा, तो ये क्या है? संतृप्त विलयन है, याद रखेंगे। ऐसे अब संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा आपसे नहीं पूछते हैं तो आप उतना लोड मत लो। कहता है यदि विलयन में विलेयी पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त स्तर से सांद्रता जो है कम होगा तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है ये कुछ फॉर्मूले हैं, परिभाषाएं हैं, उसको याद रखना है कि विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा का मतलब है द्रव्यमान अथवा आयतन। तो कहता है विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेयी पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलायक की मात्रा, विलायक मतलब जो ज़्यादा होता है, तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेयी पदार्थ की मात्रा को हम विलयन कहते हैं। अभी हमने क्या समझा है? 1 लीटर पानी है और आधा लीटर जो है आपका, आधा केजी आपका नमक है, तो ये 1 लीटर पानी जो है ये विलायक है। क्या है? विलायक है। और जो नमक है ये विलेयी है। तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही हमारा सांद्रता कहलाता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां, लेकिन हम सिर्फ 3 विधि को याद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला विधि है कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि एक हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा निकालेंगे आयतन प्रतिशत और तीसरा निकालेंगे विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो आइए एक एक करके जानते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100 करेंगे तब आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा विलयन का। विलेयी पदार्थ यानी कि जो कम मात्रा में होता है, विलेयी पदार्थ जो कम मात्रा में होगा वो बटा विलयन, यानी कि विलयन टोटल जो रहेगा कुल, यानी कि विलायक और विलेयी मिल करके जो बनता है वो अब गुना 100 करेंगे, आपको द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेयी पदार्थ यानी कि कम पदार्थ की द्रव्यमान बटा कुल पदार्थ का द्रव्यमान गुना 100 करेंगे। वही अगर आयतन भी निकालना रहेगा तो सेम प्रोसेस करेंगे कि विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो विलयन का आयतन गुने 100। क्या याद रखेंगे? द्रव्यमान या विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुने 100 करेंगे, तब आपको विलयन का आयतन प्रतिशत निकलेगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। जब विलयन का आयतन बोले, विलयन का आयतन, तो विलेयी हमेशा ऊपर रहेगा, विलयन हमेशा नीचे रहेगा, और 100 गुना 100, ठीक है, गुना 100। विलेयी हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि ओवरऑल आप इतना याद रखो, अगर मैंने अभी तक जो एहसास किया कि हमेशा विलयन की सांद्रता निकालने के लिए आपको विलयन का द्रव्यमान, आयतन, जो कुछ भी है विलयन का जो पूरा होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, और जो कम मात्रा में पदार्थ होता है जिसे हम विलेयी कहते हैं वो ऊपर होता है, और गुना में 100 करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये एग्जाम्पल डायरेक्ट बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन को आप ही याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन रख लो। कह रहा है 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में
40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें। अब यहाँ पर हमें विलयन की सांद्रता निकालना है। हमारे पास विलायक है 320 ग्राम और विलेय है 40 ग्राम नमक। अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो कहता है विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान है आपको 40 ग्राम दिया है और विलायक है 320 ग्राम। हम विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तभी तो विलयन बनेगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि विलयन वो होता है जो विलायक और विलेयी का पूरा मात्रा होता है। तो जब हम विलयन की द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय और विलायक को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 320 यानी कि ये 360 हमारा क्या है? विलयन का द्रव्यमान है। मान लो आप अगर 1 लीटर पानी है, आधा लीटर आप उसमें दूध मिलाओगे तो टोटल कितना बनेगा? 1.5 लीटर बन जाएगा। 1.5 लीटर बनेगा ना। तो ये 1.5 लीटर जो है यही हमारा विलयन है। ये 1 लीटर हमारा विलायक है, ये आधा लीटर आपका विलेय है। तो आपको विलयन निकालना हो तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो विलयन को जब हम जोड़ देते हैं तो विलेय और विलायक की मात्रा को जोड़ने पर हमें विलयन निकलता है। और हमें क्या पूछा है? विलयन की द्रव्यमान सांद्रता। तो अब विलयन की द्रव्यमान सांद्रता के लिए विलेयी पदार्थ को ऊपर रख लो और विलयन की पूरी मात्रा को नीचे रख लो, गुना 100 कर दो, ये खत्म। और चलो उल्टा करते हैं। कैसे करें? 4 से 4 ये काट दो, 0 से 0 और 4 9 36 यानी कि 100/9 कर लो, 1 और फिर से 1 लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लो नीचे आंसर, देखो 11.1 आ गया। याद हो गया? आप समझ गए? ये फॉर्मूला याद रख लो और फॉर्मूला ना याद रहे तो ये सवाल ही याद कर लो। क्या याद कर लो? ये सवाल ही याद कर लो कि किसी विलयन में 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम जब साधारण नमक विलेय होगा तो विलयन की सांद्रता कैसे याद निकालेंगे? तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए पहले हम विलयन का द्रव्यमान पता करेंगे और विलयन का जैसे ही द्रव्यमान पता चलेगा तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत वाला सूत्र लगाएंगे। विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100, ये हमारा निकलेगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर? तो याद रहेगा, जब द्रव्यमान बोलेगा तो विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, जब आयतन प्रतिशत बोलेगा तो विलेयी पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन, फिर जब आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत एक साथ बोल देगा तो विलेयी का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। क्लियर है? तो ये हम विलयन पूरी तरह से पढ़ लिए। तो हम विलयन को एक बार आपको चाहेंगे रिवीजन करने के लिए। तो विलयन के अंतर्गत आप क्या क्या याद रखोगे? तो विलयन जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन के अंतर्गत नींबू जल, सोडा जल ये सभी आता है। विलयन जो होता है ठोस, द्रव और गैस का मिश्रण होता है। विलयन जो होता है प्रकृति रूप में ठोस भी होता है और गैसीय रूप में वायु के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद हमने जाना कि विलयन में के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक वो होता है जो सबसे ज़्यादा होता है मात्रा में होता है, और विलेय वो होता है जो सबसे कम मात्रा में होता है। चीनी और जल में चीनी और जल का विलयन, आयोडीन एल्कोहल का विलयन, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। बातयुक्त में सोडा जल यानी कि कोक का विलयन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय और जल विलायक होता है। वायु जो है गैस में गैस का विलयन है, ये याद रखना है, जिसमें नाइट्रोजन विलायक है। फिर उसके बाद हमने जाना कि विलयन के गुण में कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। इसका व्यास 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इससे प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसको छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये हमने जाना। फिर हमने विलयन की सांद्रता को जाना कि विलयन की सांद्रता जो होता है, जो उसमें जितना विलेयी पदार्थ को घुमा सकता है वो संतृप्त घोल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमने जाना कि किसी निश्चित तापमान के बाद भी जो है विलयन में विलायक में विलेयी को नहीं घुमाया जा सकता, यानी कि वो जब पूरी तरह से विलयन और विलेयी एक साथ हो जाता है, विलायक और विलेयी एक साथ हो जाता है तो संतृप्त विलयन कहलाता है। और जब विलायक और विलेयी की मात्रा पूरी तरह से नहीं घुलता है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलायक की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हमने विलयन की सांद्रता को पढ़ा। विलयन की सांद्रता के लिए हमने 3 विधि की चर्चा की। एक हमने पढ़ा द्रव्यमान निकालने के लिए विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। दूसरा हमने पढ़ा विलयन की आयतन प्रतिशत यानी कि विलेयी पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। और तीसरा हमने पढ़ा क्या? तो विलेयी का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। यहाँ पर ये सुधार लेंगे, गुना कर लेंगे, विलयन की आयतन या आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। क्लियर? हमने फास्ट इसलिए बोला कि आप पढ़े हुए हैं, बस एक बार रिकॉल हो जाए। अब आइए अब हम जानेंगे निलंबन। निलंबन वही जो कि चौक का चूर्ण था, ऊपर में आवासा में पढ़े थे, चौक का चूर्ण और वो आटा, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा क्या है? तो निलंबन है। गेहूं का आटा क्या है? निलंबन है। तो आइए हम निलंबन के बारे में जानते हैं। देखिए क्रियाकलाप 2 में जो समूह सा था यही था, चौक का चूर्ण और
क्या था, गेहूं का आटा। हाँ, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। क्या है, विषमांगी घोल मतलब जो समान मात्रा में ना हो, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। देखो ये हाईलाइट करना शायद हम भूल गए, ठीक है, कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखना है, निलंबन विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन जो था वो समांगी मिश्रण है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण, यानी कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से घुला नहीं सकता है। निलंबन के गुण क्या क्या है तो वो जान लें। तो निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन समांगी मिश्रण था। निलंबन को हम आंखों से देख सकते हैं, विलयन को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। निलंबन जो है, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। विलयन ऐसा विलयन जो है वो प्रकाश को फैलाता नहीं है। कहता है जब निलंबन को शांत छोड़ देते तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, और छानन विधि द्वारा निलंबन को अलग किया जा सकता है। जबकि विलयन को हम छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, और विलयन को शांत छोड़ने के बाद भी उसके कण नीचे नहीं बैठता है। यानी कि हमने निलंबन और विलयन आपको दोनों का अंतर समझा दिए। एक बार फिर से समझ लो, विलयन वह है जो समांगी मिश्रण है, विलयन वह है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, विलयन वह है जिसमें से प्रकाश जाने पर वो फैलाता नहीं है, विलयन वो है जिसको शांत छोड़ देने के बाद उसमें नीचे तली में कुछ नहीं बैठता, विलयन वो है जो कि अस्थायी प्रक्रिया है, विलयन वह है जिसको छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और विलयन की हमने व्यास पढ़ा था 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर। अब हम पढ़ें निलंबन। निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन को हम आंखों से देख सकते हैं। निलंबन जो है वो प्रकाश को फैला देता है। निलंबन को शांत छोड़ देने पर उसके तली में एक कण बैठ जाते हैं। निलंबन जो है टेम्पररी मेथड है। निलंबन को हम छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छा से कौन याद कराएगा बताओ, कोचिंग वाला भी नहीं याद कराएगा, और आप पढ़ने में भागते हो। कहता है जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब निलंबन और जो है वो नीचे बैठ जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब आता है कोलाइड विलयन। ध्यान देना, कोलाइड विलयन जो अभी कोलाइड में हमने किसका उदाहरण दिया था, दूध और स्याही का। दूध और स्याही जो है ये हमारा कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है, कोलाइड विलयन है। देखो लिखा है समूह द में दूध और स्याही ही था, तो ये ध्यान रखें। कहता है कि कोलाइड के कण, मतलब कह रहा है कि द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विसमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। यानी कि कोलाइडी विलयन जो है ये विसमांगी मिश्रण है। दिखता समांगी है लेकिन होता विसमांगी है, ये डिफरेंस याद रखना है। जैसे दूध को आप देख करके कह सकते हो कि इसमें कोई चीज़ मिला हुआ है, नहीं कह सकते ना। तो ये क्या है, दिखने में समांगी है लेकिन उसमें दूध में प्रोटीन है, जल है, वसा है, तो ये सभी क्या है, विसमांगी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। ये देखो निलंबन वाली में मैं एक एग्जांपल बताने का प्रयास करता हूँ। आप वो देखो, पानी में कोई बालू डाल दो, ठीक है, बालू कंकड़ डाल दो, तो आप देखोगे पानी और बालू को एक साथ जब घोलोगे तो घुलता प्रतीत होगा दोनों। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो बालू नीचे तली में बैठ जाता है। तो यही निलंबन की एक उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हो। ये हो गया दूध कोलाइड मिश्रण के रूप में। कहता है कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख सकते। बिल्कुल, दूध में बसा प्रोटीन को हम नहीं देख सकते। अगर देख पाते तो हम दूध में क्या करते, जब हमको प्रोटीन की ज़रूरत रहता तो चम्मच से निकाल लेते प्रोटीन को, जब हमको मोटा होना रहता तो चम्मच से निकाल लेते दूध से बसा को, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। जब हमको प्यास लगा रहता, दूध पीने का मन नहीं करता, दूध से निकाल लेते पानी को, बोलते मम्मी हम खाली पानी पीवाओ, है ना। जब आप जिम करते, रनिंग करते, आपको दरोगा का रनिंग दौड़ना है, आपको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम क्या करते, दूध नहीं पीते, दूध में से चम्मच लाते, बोलते मम्मी चम्मच दे, और क्या करते, उससे निकाल लेते प्रोटीन, कहते आहा प्रोटीन खा लिया, अब ताकत मिल गया।
है ना, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलाइड का कण जो है उसको हम आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहता है कि लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जिसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो ये याद रखना है, टिंडल प्रभाव क्या है, तो प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कहाँ पर, तो जब आप घर में कोई एक छोटा सा खिड़की जो होता है छेद, उससे सूरज की प्रकाश जब आती है तो उसके आसपास में महीन महीन कण जो देखते हो आप, वो क्या है, टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अब ये देखो, ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दी गई है कि कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, यानी कि ये जो है ये वाला, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता, और दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो ये आपका चित्र जो है ये दो कथन है, यानी कि एक सवाल है। सवाल आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, या निम्न में से कौन सा कथन गलत है, या निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर देने का प्रयास करें। कथन दे देगा, कारण दे देगा, पढ़े हैं ना रीजनिंग वाला। तो पूछेगा कि कारण 1 कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो हम कहेंगे नहीं दर्शाता है। दूसरा कहेगा दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो हम कहेंगे दर्शाता है, यानी कि दोनों कथन सही है और दोनों टिंडल प्रभाव से ही संबंधित, यानी कि हम कह सकते हैं कथन ए और कारण आर दोनों सही और दोनों एक दूसरे की विशेषता बतलाता है। बात समझ गए। तो कॉपर सल्फेट टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, जबकि दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को दिखाता है। अब कहता है कि यह कहाँ से था, हाँ, कह रहा है कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। क्लियर। तो कोलाइड विलयन आप समझ गए। कोलाइड विलयन के उदाहरण में आप दूध को याद रखेंगे जो कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और उसके बाद हमने पढ़ा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव वो होता है जो प्रकाश की किरण को फैलाता है, और कोलाइड जो है प्रकाश की किरण को फैलाता है। यानी कि ओवरऑल आप इतना याद रखो, विलयन एकमात्र ऐसा है जो कि प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता, लेकिन कोलाइड और निलंबन प्रकाश की किरण को फैलाता है। और कोलाइड को और कोलाइड और विलयन को हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन को हम आँख से देख सकते हैं। निलंबन के लिए हमने जो उदाहरण बताया पानी और बालू का मिश्रण, ये निलंबन का गुण दर्शाएगा, जबकि हमारा दूध, स्याही, फिर ऊपर में हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट, ये सभी विलयन को दर्शाता है। मतलब दूध, स्याही कोलाइड को दर्शाता है और वो विलयन को दर्शाता है। अब आगे बढ़े। कहता है जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूरज की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब यहाँ देखो, ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आप इसको एकदम रट्टा मार लो तो बेहतर होगा। कैसे सवाल पूछता है वो हम बताते हैं। जैसे देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था दिया है, परिक्षेपण माध्यम दिया है, प्रकार दिया है और उदाहरण दिया है। तो द्रव जो है जब गैस से गुजरता है तो एरोसोल बनता है। क्या बनता है? एरोसोल बनता है। ठोस और गैस मिलकर के भी एरोसोल बनता है, यानी कि द्रव और गैस का मिश्रण हो या ठोस और गैस का मिश्रण हो, एरोसोल बनता है। जब गैस और द्रव मिलता है तो फोम बनता है, द्रव और द्रव मिलता है तो इमल्सन बनता है। फिर है ठोस और द्रव, ठोस और द्रव मिलेगा तो सोल बनेगा, गैस और ठोस बनेगा तो फोम बनेगा, द्रव और ठोस बनेगा तो जेल बनेगा, ठोस और ठोस मिलेगा तो ठोस जोल बनेगा। अब यहाँ से सवाल ऐसे पूछ देगा कि एरोसोल किसका मिश्रण है? तो द्रव और गैस का, ठोस और गैस का। एरोसोल किसका मिश्रण है? तो द्रव और गैस का, और ठोस और गैस का। पूछ देगा फोम किसका मिश्रण है? क्या फोम किसका मिश्रण है? तो गैस और द्रव का और गैस और ठोस का। यानी कि एक चीज़ कॉमन निकालने का हम प्रयास करते हैं। अभी देखिए कैसे निकालेंगे। जब द्रव और ठोस गैस के साथ मिलता है तो एरोसोल बनाता है। जब द्रव और गैस या ठोस और गैस, यानी कि गैसों के साथ द्रव और ठोस का मिश्रण होता है तो एरोसोल बनाता है। फिर गैस और द्रव का और गैस और ठोस का जब संबंध बनता है तो फोम बनता है। यानी कि आप ये कह सकते हो
ध्यान से देखो, गैस द्रव गैस द्रव, देखना गैस द्रव गैस द्रव, गैस ठोस, यानी कि ये दोनों क्या है, एक समान है, यानी कि एरोसोल और फोम बनने की जो प्रक्रिया है वो द्रव और गैस और ठोस और गैस से होता है। क्लियर क्लियर, हाँ या ना? हाँ। अब देखो दूसरा, चलो दूसरा आ जाओ। ये देखो, द्रव और द्रव इमल्सन बनाया, ठोस और द्रव सोल बनाया, द्रव और ठोस, ध्यान देना, द्रव और ठोस जेल बनाया, और ठोस और ठोस सोल बनाया। तो अब देखो, द्रव और द्रव इमल्सन बनाया, ठोस द्रव सोल बनाया, और द्रव ठोस जेल बनाया। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है कि किसकी मात्रा किस में ज़्यादा है उससे। तो ये चार्ट आप पूरा याद रख लोगे। और कभी कभी ये सवाल पूछेगा कि कोहरा जो है ये किसका मिश्रण है, तो द्रव और गैस का मिश्रण यानी कि एरोसोल का उदाहरण है। बादल कुहासा ये सभी क्या है, तो एरोसोल है जिसमें द्रव और गैस होता है। फिर है धुआं हो गया, स्वचालित वाहन का निथार यानी कि एग्जॉस्ट हो गया, ये सभी एरोसोल है जो उसमें कि धुआं जो है ठोस और गैस का मिश्रण होता है। शेविंग क्रीम जो कि गैस और द्रव का मिश्रण होता है, फोम कहलाता है। दूध और फेस क्रीम जो होता है द्रव और द्रव का मिश्रण होता है, यानी कि इमल्सन कहलाता है। मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ ये जो है ठोस और द्रव का मिश्रण होता है, यानी कि सोल कहलाता है। फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस ये सभी ठोस और गैस का फोम कहलाता है। जेली, पनीर, मक्खन ये ज़्यादातर पूछा जाता है। जेली, पनीर, मक्खन ये जेल होता है जो द्रव और ठोस का मिश्रण है। रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच जो है ठोस और दोष का ठोस सोल है। तो ये बॉक्स आपको पूरी तरह से याद करना होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो और एक जगह चिपका लो इसको निकाल करके, और डेली इसको पढ़ते रहना, ठीक है। कोहरा, बादल, कुहासा एरोसोल है, द्रव और गैस का मिश्रण है। फिर धुआं जो है ठोस और गैस का एरोसोल है। शेविंग क्रीम सबको याद रहता है, गैस और द्रव का है। दूध और फेस क्रीम द्रव और द्रव का इमल्सन है। मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ याद रखना है, ठोस और द्रव का सोल है। फोम, रबड़, स्पंज याद रखना है, गैस और ठोस का फोम है। जेली, पनीर, मक्खन ये द्रव और ठोस का जेल है। दूधिया कांच, रंगीन पत्थर ठोस का ठोस सोल है। अब आगे बढ़ो, ये है देखो, ये बहुत बड़ा जंगल है, जंगल से सूरज की प्रकाश जो आ रही है इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आइए अब हम कोलाइड के गुणधर्म को पढ़ें। कोलाइड के गुणधर्म में कहता है कि कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। बिल्कुल, कोलाइड कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो कोलाइड और कौन, विलयन या निलंबन, कोलाइड और विलयन जो है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, निलंबन को हम आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड जो है समांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है, समांगी मिश्रण है। सॉरी, विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, लेकिन निलंबन और कोलाइड जो है विसमांगी मिश्रण है। निलंबन और कोलाइड विसमांगी मिश्रण है। कहता है ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब कोलाइड और निलंबन जो है प्रकाश की किरण को फैलाता है। कोलाइड को जब शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, यानी कि कोलाइड के कण जो है ये अस्थायी होता है। निलंबन जो है वो अस्थायी था, विलयन जो था अस्थायी था। कहता है ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ओवरऑल आप इतना समझो कि कोलाइड और विलयन को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन निलंबन को हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। कोलाइड को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग करते हैं। कोलाइड को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर। निलंबन आप देखे थे ना, निलंबन का गुण कहाँ गया, निलंबन का गुण देख लो। छानन विधि द्वारा इन कणों को हम पृथक कर सकते, लेकिन विलयन और कोलाइड को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। कोलाइड को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीय प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रीय तकनीक का प्रयोग करेंगे। क्रियाकलाप 2.5 कहाँ पर है, 2.5 क्रियाकलाप दिखा आपको, नीचे में, 2.3 नीचे में होगा, लेकिन ऐसा हुआ क्रियाकलाप आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाने दो उसको। देखो, कहता है कि कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में बनता है। विलेय पदार्थ की तरह
का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था निलंबित होता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वो आपको याद नहीं रखना है। कहता है कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड को हम कैसे अलग करेंगे, तो ठोस, द्रव और गैस के अनुसार उसको अलग करते हैं। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले और जान लेते हैं यहाँ पे सारणी कहाँ है 2.1, अच्छा यही है। हाँ, ये कोलाइड के ही उदाहरण दिया गया है। ये जो जितना दिया गया है ये कोलाइड के ही उदाहरण है जो अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये होता है समाप्त, कोलाइड, विलयन और निलंबन होता है समाप्त। अब देखो यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट करके रखा। कहता है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस ताप पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। संतृप्त विलयन है, सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम है और विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोलना है। तो ये टेम्परेचर को आप गोली मारो, टेम्परेचर से यहाँ मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमको विलयन बनाना है और यहाँ पर हमको एक सोडियम क्लोराइड दे रखा है, यानी कि विलेय है 36 ग्राम। देखो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। विलेय यहाँ पर है 36 ग्राम और जो विलायक है ये है आपका 100 ग्राम। तो आपको विलयन कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ। विलयन कितना बन जाएगा, विलयन आपका बन जाएगा 36 + 100 यानी कि 136 ग्राम। कितना बन गया, 136 ग्राम। अब इस 136 ग्राम को हम तापमान पर सांद्रता निकालने कर रहा है, तो हमको पता है कि विलेय यानी कि कम वाला हमेशा ऊपर होता है, तो 36 कर देंगे। विलयन हमेशा नीचे रहता है, तो 136 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। इसका जो भी कुछ आएगा वो आंसर हो जाएगा। काट छाट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा ताकि हम बना सके। क्या करेंगे, विलेय को ऊपर लिख लेंगे, विलयन को नीचे लिख लेंगे, गुना 100 कर देंगे। आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट करके आंसर इसको हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक, कौन कौन बताएंगे, हमको मैसेज में बताएंगे, कमेंट में। बुझे दिन भर खाली व्हाट्सएप पे चुटुर चुटुर करेंगे, कमेंट करे में पता नहीं क्या हो जाता आप लोग को। बिना बंदूक के गोली से मारेंगे हम, समझे। आइए, अब अगला पॉइंट है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। क्या है, रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, ये सभी किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। तो पूछता है सवाल कि निम्न में से पदार्थ के भौतिक गुण का अवयव कौन सा नहीं है। तो नहीं है वो नहीं याद रखना है, जो है वो याद रखना है। रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, ये सभी उसके भौतिक गुण होते हैं। अवस्थाओं का अंतःरूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है, अवस्थाओं का अंतःरूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। यानी कि बर्फ जो है वो अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से वो क्या है, एक समान होता है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों इधर हट। कहता है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग है। जल और खाना जो है दोनों तेल, पकाने वाला तेल, ये दोनों द्रव है, लेकिन इसके रासायनिक गुण अलग होते हैं। कहता है इनकी गंध एवं ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे। जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया
कहते हैं। बस ओवरऑल इतना याद रखना है कि एक नए पदार्थ का जब निर्माण हो जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। कैसे? तो मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी भौतिक और रासायनिक क्रिया पे। तो मोमबत्ती का जलना मुख्य रूप से होता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना और जो है ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। अब देखो यहाँ पर सवाल है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। क्लास अब लंबे होंगे लेकिन आपको पूरी हम पढ़ाएंगे। आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, मैं पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा। कहता है निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए। पेड़ का काटना, कौन सा परिवर्तन? पेड़ का काटना, नया पेड़ बन जा सकता है नीचे जड़ से, यानी कि भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, पिघल करके फिर से वो कठोर हो सकता है, भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन गैस में टूट जाना, टूट जाएगा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, फिर इसको हम छान सकते हैं, बस क्या बोलते हैं, कौन सी विधि था, क्या बोलते हैं, अवसाद, देखिए नाम भूल रहे, वो हो जाएगा। फिर फलों से सलाद बनना, सलाद बन जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज़ का जलना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं? अब शुद्ध पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। ध्यान रखना है यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम आएंगे 2-3, उसको याद रखना है। कहता है रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लाइवेजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। तो ध्यान रखेंगे तत्व शब्द की उत्पत्ति रॉबर्ट बॉयल ने किया, जबकि तत्व की परिभाषा एंटोनी लॉरेंट लावेजियर ने किया, जो कि फ्रांस का था। एंटोनी लॉरेंट लावेजियर ने तत्व की परिभाषा दिया और तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल ने दिया। और एंटोनी लॉरेंट लावेजियर के अंतर्गत तत्व की परिभाषा क्या कहता है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है, तत्व का रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये किसके अनुसार है? तो एंटोनी लॉरेंट लावेजियर के अंतर्गत। एंटोनी लॉरेंट लावेजियर जो कि फ्रांस के थे, इन्होंने तत्व की परिभाषा दिया और तत्व की परिभाषा को इन्होंने कहा कि तत्व पदार्थ का वैसा मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। क्लियर? और तत्व शब्द कौन दिया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करता है, जो यहाँ दिया गया है। धातु के गुण, तो ये देखो धातु के गुण क्या क्या हैं, ध्यान से देखना और याद रख लेंगे। कहता है कि धातु चमकीली होती है। धातु चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। धातु ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। धातु तन्य होती है, यह भी पूछा जाता है, और इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वर्ध होती है, इसको पीटकर महीन चादर के रूप में ढाला जाता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और ये प्रतिध्वनि पूर्व यानी कि इको उत्पन्न करता है, तो ये सभी याद रखेंगे। धातु के क्या क्या गुण हैं? तो चमकीले होते हैं, सोने के जैसा पीला और चांदी के जैसा सफ़ेद होता है। ताप और विद्युत का सुचालक यानी कि अच्छा कंडक्टर होता है। ये तन्य होता है, आघातवर्ध होता है, और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है। ये कुछ उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। बहुत बार आप पढ़े होंगे, बहुत बार ये सवाल पूछे भी गए हैं, तो आप याद रखेंगे।
फिर कहता है अधातु। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करता है। तो अधातु का क्या है? अधातु कहता है ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होता है। तो आघातवर्ध को याद रखेंगे और ताप और विद्युत का कुचालक याद रखेंगे। किसको? अधातु को। अधातु में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, उसको याद रखना। कहता हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कि कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सभी अधातु है। ये पूछा हुआ सवाल है कोक और कोल वाला, ठीक है। कोक और कोल क्या है? तो ये अधातु है। बाकी तो सब नाम सबको पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो कार्बन के अंतर्गत कोल और कोक जो है अधातु। कहता है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को रखते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को रखते हैं, जिसे हम उपधातु कहते हैं। और ये उपधातु में ये 3 नाम आप गांठ बांध के रख लो, अक्सर पूछा जाता है। बिहार दरोगा में भी ये सवाल पूछे हुए हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये उपधातु मेटलॉयड है। बोरॉन और ब्रोमीन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बोरॉन जो है उपधातु है, ब्रोमीन जो है अधातु है। ब्रोमीन अधातु है, बोरॉन उपधातु है। तो उपधातु के कौन कौन से उदाहरण हैं? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु हैं। आइए अब आगे जानते हैं। कहता है इसे भी जानिए। इसे भी जाने तो कहता है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। जो 100 तत्व है उसमें से 92 प्राकृतिक है, बाकी 8 जो है वो 8 या उससे अधिक मानव बनाए। अधिकतर तत्व ठोस होता है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। ये याद रखेंगे पूरी तरह से। कमरे के तापमान पर कौन से तत्व है जो गैस है? तो 11 ऐसे तत्व है जो कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा जो कि धातु के रूप में और ब्रोमीन जो है अधातु के रूप में कमरे के तापमान पर द्रव है। तो ये सवाल तो अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। और जब पूछेगा पारा के लिए कि कौन सा धातु द्रव रूप में होता है कमरे के ताप पे, तो पारा। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेता। मतलब कि गैलियम और सीजियम जो है ये ऐसे रहता है कठोर रूप में, लेकिन जब कमरा का टेम्परेचर यानी कि 303 केल्विन, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? 303 केल्विन। मैंने पीछे बताया अभी तक केल्विन और सेल्सियस बदलने के लिए, याद है? केल्विन से सेल्सियस बदलना हो तो क्या करेंगे बताइए तो ज़रा, याद है तो? केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करेंगे? -273 या +273? -273। और जब सेल्सियस से केल्विन बदलना होता है तो +273, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि कमरे के ताप पर 303 केल्विन जो है ये गैलियम और सीजियम को द्रव अवस्था में लाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, यानी कि इसका सारे पॉइंट याद रखना, खास करके नीचे के 3। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस है, 2 तत्व पारा और ब्रोमीन द्रव है, गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान पर आता है तो ये द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब आगे बढ़ो। अब है यौगिक। यौगिक क्या कह रहा है कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक क्या है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसके लिए यहाँ पर समूह बनाए गए हैं। इस तरह से ये समूह बनाया गया है। कार्बन सल्फाइड है, प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद ये जो है अब आपको उत्तर देना है क्या होता नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो पहला कह रहा है कि समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, वो ठीक है, वो आपके लिए नहीं। समूह 1 तो अब पहले यहाँ हो, समूह 1 कहाँ गया? हाँ, समूह 1 में कह रहा है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। तो लोहा के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस करके मिलाए तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। देखो 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 क्या बुझे? सॉरी।
आप ये बूझे कि जब हम लोहा के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस करके एक साथ मिलाते हैं तब हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होता, मतलब जल्दी जलने वाला होता है। तो क्या याद रखेंगे, सवाल पूछ लेगा आपसे कि क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि बाबू ये बताओ कि लोहा के चूर्ण और सल्फर पाउडर को एक साथ मिलकर पिसा जाता है तो कौन सी गैस की उत्पत्ति होती है। तब हम कहेंगे हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। किसके चूर्ण मिलने से, लोहा के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसने से हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर कहता है समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है किसमें, समूह 2 में, तो ये है समूह 2। कह रहा है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर, ठीक है, पीसकर मिलाए, मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करे, अब ज्वाला को हटा दे तथा मिश्रण को ठंडा होने दे। यानी कि समूह 2 में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो रहा है, इसको क्या किया कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को तो पीसकर मिलाया, जो कि मैंने समूह 1 में मिलाया। तो जब लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाते तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन जब लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाते हैं उसके बाद उसको तेज ताप पर, मतलब उसको गर्म करके लाल हो करते हैं, तो लाल करने के बाद जब हम उसको ठंडा कर देते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो सवाल ये पूछ ले कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाने के बाद मिश्रण को तीव्र ताप पर गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पाएगा। कौन पाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक सवाल ये पूछ लेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है का गंध कैसा होता है, तो सड़े हुए अंडे के समान होता है। अब कहता है कि आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, यानी कि लोहे का चूर्ण और कौन सी पाउडर, सल्फर पाउडर, ये दोनों समान था। कहता है कि समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 के क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ध्यान रखना है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाने पर जो हाइड्रोजन गैस बनता है ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन से फिर यहाँ से लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को एक कर सकते हैं। दूसरा ये था कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाया गया और जब उसको तीव्र ताप पर गर्म कर दिया गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो बना ये रासायनिक परिवर्तन के कारण बना, यानी कि अब हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से क्या, तो लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को मिलाने पर जब पीस कर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो कि रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होता है। जब हम सल्फर पाउडर और लोहे के चूर्ण को पीसकर गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो जो लाल हो जाता है वो लाल हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन होता है और अंडे के जैसा, सड़ा हुआ अंडे के जैसा गंध मारता है। अब कह रहा है कि समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर। फिर है कि मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, यानी कि समूह 2 द्वारा जो प्राप्त यौगिक हुआ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसमें हम लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाए फिर उसको गर्म किए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, यौगिक है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, मिश्रण। हाइड्रोजन क्या है, मिश्रण है। ये है मिश्रण और यौगिक का अंतर दिया गया है, तो समझेंगे। मिश्रण कहता है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करता। यानी कि तत्व और यौगिक को मिला करके हम मिश्रण बनाते हैं, और मिश्रण जो है वो किसी नए यौगिक का जन्म नहीं देता। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक क्या कहता है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक क्या है, तो तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। घटक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है।
अब देखो कहता है कि दोनों तत्वों की तीव्रता में गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसके गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया को निम्न आरेख द्वारा समझ सकते हैं। आइए आरेख समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। लेकिन बने रहेंगे, हम सवाल भी करेंगे और आपने क्या सीखा वो भी पूछेंगे, कौन कौन से शब्द आपने पढ़ा वो भी सीखेंगे। तो देखो पदार्थ है, पदार्थ ठोस द्रव और गैस, ये आपको नहीं दिख रहा होगा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनना या पीडीएफ को स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद देखना। पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। क्या? शुद्ध पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? तो तत्व सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सभी को हम विभक्त नहीं कर सकते सरल पदार्थ में। यौगिक क्या है कि ये नियत संगठन होता है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सभी यौगिक हैं। जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सभी यौगिक हैं। फिर है मिश्रण। मिश्रण जिसका कोई नियत संगठन नहीं होता। मिश्रण को हम दो भाग में बांटते हैं, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। समांगी में समान संगठन होता है, विसमांगी में असमान संगठन होता है। समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं कि जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल, ये सभी समांगी मिश्रण हैं। जबकि विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सभी असमान है, यानी कि विसमांगी मिश्रण है। इसको एक बार आप फिर से पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जितना हो सकता है। एक बार में स्क्रीनशॉट मारो। लो, मेरा ही नहीं मरा रहा। चलो, हम भी करके रख लिए। हाँ, अब आगे आइए। अब है आपने क्या सीखा, यानी कि पूरी कहानी का एक छोटा सा संक्षेप, वो भी जान करके आप जाएंगे। उसके बाद वीडियो को शेयर करके जाएंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करके जाएंगे और लाइक कमेंट करके जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं आपने क्या सीखा। तो कहता है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी कि तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण का कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक और छोटे को अवयव को विलेयी कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। विलयन की सांद्रता क्या है? उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विसमांगी मिश्रण जिसको आँखों से देखा जा सकता है। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें सरलता से नहीं देखा जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेयी कणों को परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी कि कोलाइड के अंतर्गत विलायक जो है माध्यम होता है और विलेयी जो है प्रावस्था होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। पदार्थ तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि तत्व को हम बदल नहीं सकते। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये होता है समाप्त। देखो, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग पूरी चैप्टर देखते हो, पूरी वीडियो को देखते हो, तो लास्ट में आप एक कमेंट करना ऑल क्लियर, ठीक है, या फिर देखना पूरा देखा, हिंदी में लिखेंगे पूरा देखे। इससे हमको क्या लगेगा कि आप लोग जब क्लास करने आते हैं तो हाँ, आप लोग आखिरी तक बने रहते हैं। ये मुझे लगेगा कि हाँ, आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं पढ़ाई में। आइए अब हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। अब ये विधि है तो इसको में तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। तो ये तो हमने क्या बताया था? बाष्पन विधि बताया था, है ना, वो हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो ये भी बाष्पन विधि द्वारा ही हो जाएगा। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल्स में पृथक करने में, ये कौन सा हो जाएगा?
धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन वाल, हाँ तो ये तो निलंबन हो जाएगा क्योंकि ये बैठ जाएगा नीचे। दही से मक्खन निकालने में, दही से मक्खन निकालना है तो दूध वाला में कोलाइड विलयन होता है तो कोलाइड हो जाएगा। अब आगे चलो, जल से तेल निकालना, चाय से चाय की पत्ती, बालू से लोहे की पिन, इसको आप बनाना, ठीक है, खुद से आप बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नहीं बनेगा तो आप हमको बता देंगे, हम बता देंगे। फिर क्या है, यहाँ आ जाओ, आपके लिए यहाँ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है वो छांटना। बर्फ, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु, ठीक है। इसमें से शुद्ध पदार्थ आप छांट लो कौन कौन है। तो क्या कह सकते हो, बर्फ को आप शुद्ध पदार्थ कह सकते हो, हाँ कह सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ पानी है। दूध, दूध शुद्ध पदार्थ के रूप में है, लोहा नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसकी मात्रा के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है। पारा है, ईंट नहीं है, लकड़ी है, वायु नहीं है, ठीक है। फिर निम्नलिखित मिश्रणों से विलयन की पहचान करिए। विलयन, 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 समुद्री जल, सोडा जल, सोडा जल को विलयन में रखेंगे। कोयला तो विलयन है नहीं, मिट्टी विलयन है नहीं, वायु मिश्रण है, वायु को भी रख सकते हैं, सोडा जल को भी हम रख सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। टिंडल प्रभाव जिसमें प्रकाश फैलेगा, नमक के घोल में नहीं फैलेगा। कॉपर सल्फेट तो विलयन है यानी कि स्टार्च विलयन। फिर निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। देखो किसी का आंसर अगर आपको डाउटफुल लगे ना तो हमें बता देना, क्योंकि मैं भी कुछ आंसर में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। कहता है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में अलग करें। इसमें से तत्व, यौगिक और मिश्रण को छांट लीजिएगा, यह सवाल आपको बनाने के लिए है। फिर यहाँ पर कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, ये ऊपर में भी हमने पढ़ा था, इसको आप बना लेंगे, पूरी तरह से काम आएगा। और इस प्रकार होता है ये चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको पूरा आप बना लोगे तो बेहतर होगा, बाद में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। फिर हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें सभी चैप्टर का जितने भी अब तक पढ़े हैं ना उस सब चैप्टर का सिर्फ सवाल जवाब कराएंगे, ठीक है, सबका ऑब्जेक्टिव कराएंगे हम। तो उसका भी टेंशन ना लो, पहले ही एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऐसे तो ज़्यादातर मैं ऑब्जेक्टिव पूरा कराते ही जा रहे हैं, एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सीरीज रहेगा, NCERT साइंस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, वो भी आप लोग देखना। तो ये होता है आपका समाप्त, ठीक है। अब देखो जितना भी वीडियो बन रहा हो करीब 1 घंटे का बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो लंबा है और समझने वाली ज़्यादा चीज़ है तो मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जो आपका काम है शेयर वेयर करते जाना, बाकी पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, खेलते रहना है, खिलाते रहना है, घूमते रहना है, घुमाते रहना, खाते रहना है, खिलाते रहना है, लेकिन सबसे पहले काम पढ़ते रहना है। तो अभी के लिए जय हिंद।